हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री एजुकेयर पॉइंट। पिछले सेशन में हमने कोलरास नियम देखा था, उसके अनुप्रयोग जो थे वो इसके अलावा चालकता है, मोलर चालकता है, उस पर तनुता के प्रभाव को हमने डिस्कस किया था। आज जो है वो हम निम्न टॉपिकों के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम जो है वो बैटरियाँ यानी कि जो सेल होते हैं उनके प्रकार, ईंधन सेल और संक्षारण जो है वो क्या होता है, इसे रोकने की जो उपाय होते हैं उनके बारे में है जो हम आज डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले बैटरियाँ। अब देखिए, बैटरियों की यदि हम बात करें तो ये मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, प्राथमिक बैटरी और दूसरी होती है द्वितीयक बैटरी। ठीक है। अब प्राथमिक बैटरी और द्वितीयक बैटरी की यदि हम बात करें तो यहाँ हम कह सकते हैं जैसे एक तो प्राथमिक यानी कि प्राइमरी हो गई और दूसरी होती है द्वितीयक। ठीक है। अब प्राथमिक और द्वितीयक के अंदर डिफरेंस देखें तो प्राथमिक बैटरी जो है उसमें हम जो है वो धारा एक बार ही प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि हम इन्हें दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो द्वितीयक बैटरियाँ होती हैं या द्वितीयक सेल होते हैं उन्हें हम दोबारा काम ले सकते हैं, यानी कि एक बार जब ये है निरावेशित हो जाते हैं तो उन्हें हम वापस चार्ज या आवेशित करके काम में ले सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर प्राथमिक सेलों के बारे में जो है वो हम इस सेशन के अंदर प्राथमिक सेल के अंदर एक तो शुष्क सेल है और शुष्क सेल और एक जो है वो कैडमियम सेल जो है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सॉरी, मरकरी सेल जो है उसके बारे में बात हम करेंगे। ठीक है। और इसके अंतर्गत जो है वो हम सीसा संचयक सेल जो होता है वो और निकल कैडमियम सेल जो होता है उनके बारे में जो है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले इनकी परिभाषाएं देखते हैं। देखिए, वे सेल जिन्हें हम एक बार विद्युत प्राप्त करने के बाद में पुनः आवेशित नहीं कर सकते उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राथमिक सेल। ठीक है। यानी कि इनमें अभिक्रिया जो है वो एक ही दिशा में संपन्न होती है और इसके अंदर हम कह सकते हैं अनुत्कोणीय सेल है, यानी कि एक ही दिशा में चलने वाले, अर्थात पुनः चार्ज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देखें तो शुष्क सेल है, मरकरी सेल है, ये दो एग्जाम्पल इसके अंदर हम देखेंगे। दूसरा देखिए द्वितीयक सेल। अब द्वितीयक सेल के बारे में ये मैंने बताया था कि जिनमें अग्र व पश्चिम दोनों दिशाओं में चलती है, अर्थात दोनों दिशाओं में चलती है। सेल डिस्चार्ज होने के बाद में उन्हें पुनः चार्ज करके हम काम में ले सकते हैं। ठीक है। जैसे सीसा संचयक सेल है, निकल कैडमियम सेल है, इन सभी के बारे में हम जो है वो आज डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर शुष्क सेल जो है उसकी संरचना, शुष्क सेल की जो संरचना होती है वो हम कहते हैं कि यहाँ पर यह जो है वो लेक्लांसी सेल जो होता है उस पर आधारित होता है। और लेक्लांसी सेल पर आधारित होने से तात्पर्य है कि शुष्क सेल की यदि हम संरचना कहें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह सेल जो है वो जिंक धातु का एक गोलाकार सिलेंडर होता है। ठीक है। जिंक धातु का क्या होता है, एक गोलाकार सिलेंडर होता है और ये किसका काम करता है, एनोड का काम करता है। ठीक है। उसके बाद में देखिए, इसके अंदर मध्य में एक ग्रेफाइट की छड़ जो लगी होती है वह किसका काम करती है, कैथोड का काम करती है। ठीक है। उसके बाद में यदि हम कहें कि ग्रेफाइट की छड़ के पास में क्या होता है, कार्बन और MnO2 का मिश्रण जो है वो भरा होता है। ठीक है। उसके बाद में यदि हम कहें कि जिंक धातु के गोलाकार पात्र में NH4Cl और ZnCl2 का गीला पेस्ट जो है वो भरा हुआ रहता है। ठीक है। और ये जो है विद्युत अपकट्टे का काम करते हैं और चारों तरफ जो है, यानी कि ये जो सेल होता है इस सेल के चारों तरफ यानी कि बाहर की ओर एक मोटा कागज जो होता है उसका आवरण जो है वो लगाया हुआ जाता है और ये आवरण जो है वो विद्युत रोधी का काम करता है। ठीक है। तो इस तरीके से ये इसकी कार्य प्रणाली है। आइए हम इसे चित्र के माध्यम से जो है वो देखते हैं। देखिए, ये यहाँ पर चित्र देखिए, ये जो बाहर का आवरण है जैसा कि हमने बताया कि यह जिंक धातु का एक गोलाकार सिलेंडर है। ठीक है। ये जिंक धातु का गोलाकार सिलेंडर। ठीक है। और उसके अंदर बीच में क्या होता है, देखिए एक ग्रेफाइट की छड़ लगी हुई है। ये जो छड़ है वो किसकी है, ग्रेफाइट की है। ठीक है। ये रही ग्रेफाइट और ये जो ग्रेफाइट की छड़ है किसका काम करती है, कैथोड का काम करती है। और जिंक धातु की छड़ है वो किसका काम करती है, एनोड का काम करती है। अब ग्रेफाइट की छड़ जो है उसके पास में एक पेक यानी कि ये कह सकते हैं इस तरीके से बंद रूप में क्या रहता है, MnO2 और कार्बन का पेस्ट जो है वो भरा हुआ रहता है।
उसके बाद में यदि हम कहें कि जिंक पात्र और ग्रेफाइट का जो होता है बीच का हिस्सा, उसमें जो है वो क्या भरा होता है, NH4Cl और ZnCl2 का गीला पेस्ट भरा होता है। और यहाँ हम कह सकते हैं कि ये जो जिंक का पात्र है, इस जिंक के पात्र एक मोटा कागज़ जो है वो लगाया हुआ रहता है जो विद्युत रोधी का काम करता है, और यहाँ पर धातु की टोपी, और इसे जो है वो यहाँ से सील पैक्ड कर दिया जाता है ताकि विद्युत अपघट्य जो है वो बाहर ना निकले। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो प्रक्रिया है, या यूँ कह सकते हैं सेल जो है वो शुष्क सेल जो है वो कहलाता है। ठीक है, ये जो है सेल कौन सा है, शुष्क सेल। ठीक है, उसके बाद में आगे देखिए, दूसरा जो है, यदि हम कहें कि जब इस सेल को हम विद्युत परिपथ से जोड़ते हैं, परिपथ से जोड़ने पर क्या होता है कि जो जिंक धातु होती है वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन त्यागती है, और त्याग कर किस में बदल जाती है, Zn+2 में। ठीक है, और Zn+2 में बदल गई, यानी कि इसने क्या कर दिया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का त्याग, और इलेक्ट्रॉन का त्याग जैसे ही किया, ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बाह्य परिपथ से होते हुए कहाँ जाते हैं, कैथोड पर जाते हैं, और कैथोड पर जाकर कहाँ करते हैं, कैथोड जो है उन्हें ग्रहण कर लेता है। और फिर क्या होता है, कैथोड पर जो NH4+ आयन होते हैं, ठीक है, ये NH4+ आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करके उदासीन हो जाते हैं, यानी कि NH3 के अंदर चेंज हो जाता है, और MnO2 का यहाँ क्या होता है, अपचयन होता है। देखिए इसकी समीकरण देखते हैं हम। अब एनोड पर क्या होता है, एनोड पर Zn जो है वो Zn+2 में कन्वर्ट होती है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो त्याग देती हैं। फिर देखिए, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ आकर इनका क्या कर देते हैं, अपचयन। अपचयन करने के दौरान देखिए आप, यहाँ पर इसका अपचयन हुआ, और यह जो NH4 जो था वो किस में बदल गया, NH3 में बदल गया। ठीक है, अब कंप्लीट समीकरण यदि हम देखें तो यहाँ कह सकते हैं कि ये कंप्लीट समीकरण जिंक धातु और MnO2, ठीक है, और ये NH4+, ये आपस में क्रिया करते हैं, और इस तरीके से Zn+2 बनता है, Mn2O3 बनता है, Mn2O3 का यहाँ क्या हो गया, अपचयन हो गया, Zn का यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, और ये NH3 और H2 यहाँ बच जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि यह जो यहाँ समीकरण में NH3 बनती है, इस समीकरण में NH3 को Zn+2 आयन जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने साथ जोड़कर एक संकुल यौगिक बना लेते हैं। ये संकुल यौगिक जो है वो अमोनिया गैस को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इस प्रकार से यह कंप्लीट शुष्क सेल में होने वाली क्रिया जो है उसको हम समझा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आगे मरकरी सेल। ठीक है, प्राथमिक सेल जो है उसका एक प्रकार जो है वो हमने देखा, शुष्क सेल। अब देखिए दूसरा प्रकार जो है वो हम देखते हैं मरकरी सेल। अब देखिए इस मरकरी सेल के अंदर भी क्या होता है कि एनोड जो है वो किसका काम करता है, जिंक का, और कैथोड जो है वो किसका बना होता है, ग्रेफाइट का। ठीक है, एनोड किसका है, जिंक का, और कैथोड किसका है, ग्रेफाइट का होता है। तो इस तरीके से हम इनको समझा सकते हैं। आगे इन दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य जो है वो विद्युत अपघट्य के रूप में क्या भरा होता है, HGO और KOH जो है वो भरा होता है। ठीक है, और ये पेस्ट जो है वो किसका काम करता है, विद्युत अपघट्य का काम करता है, और यहाँ हम कह सकते हैं विद्युत अपघट्य का काम करता है, जैसा कि मैंने अभी बताया। और फिर यदि हम कहें कि यह जो जिंक धातु है, एनोड और विद्युत अपघट्य के बीच में बहुत सारे छिद्र वाला सैरंध्र कागज जो है वो रख दिया जाता है। ठीक है, यानी कि जिंक एनोड जिस धातु का बना होता है, यहाँ पर एक पतला जो है वो सैरंध्र कागज जो है वो भर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि विद्युत अपघट्य और यह जो एनोड होता है यानी कि जो जिंक है, इनके बीच में जो विद्युत अपघट्य है उसका आदान प्रदान यहाँ पर चलता है। ठीक है, उसके बाद में यदि हम कहें कि दोनों को अलग अलग रखने का काम जो है वो कौन करता है, यही सैरंध्र कागज जो है वो करता है। उसके बाद में आगे इसका डायग्राम देखिए, ये यहाँ पर देखिए एक जिंक धातु का पात्र है जो किसका काम करता है, एनोड का। ये बीच में आप देख सकते हो ग्रेफाइट की छड़ लगी हुई है जो किसका काम करती है, कैथोड का। ठीक है, ये जो छड़ है वो किसका काम करती है, कैथोड का। ठीक है, और उसके बाद में क्या होता है, देखिए जिंक वाला और ग्रेफाइट वाला, इसमें आप देख सकते हो विद्युत अपघट्य भरा हुआ। ये विद्युत अपघट्य क्या है, HGO और KOH का पेस्ट है। ठीक है, और ये किसका काम करता है, विद्युत अपघट्य का काम करता है। और यहाँ आप देख रहे हो कि यह जो है एक
यह जो है वो आप देख रहे हो इस तरीके से, ये एक डेस 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 करके ये है, यहाँ संरचना डॉटेड बनाई है, छिद्रदार कागज़ का अस्तर, ये अंदर वाला, ठीक है। तो यही जो है वो सैरंध्र कागज़ है, यह इस विद्युत अपघट्टे को और इस जिंक को, यानी कि जिंक इलेक्ट्रोड जो होता है, उन दोनों को क्या करता है, पृथक रखता है, उन दोनों को यहाँ पर पृथक रखने का काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यह इसकी जो कार्यप्रणाली और इसका जो डायग्राम है वो बता सकते हैं। यह वाला जो है किसका है, मरकरी सेल है, ठीक है। ये क्या है, मरकरी सेल है, ठीक है। और मोस्टली ये जो मरकरी सेल होता है, यह जो है वो घड़ियाँ जो होती है, हाथ घड़ियाँ जो होती है, और जो छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो आते हैं, उनके अंदर यह सेल जो है वो प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। कान में सुनने वाली जो मशीनें होती है, हाथ घड़ियाँ जो होती है, उनमें जो छोटे बटन आकार का जो सेल आता है, वही सेल जो है वो क्या होता है, मरकरी सेल होता है, ठीक है। उसके बाद में देखिए, इस सेल में क्या होता है कि जब ये डिस्चार्ज होता है, यानी कि जब यह धारा देना शुरू करता है, तो इसमें जो है वो जिंक धातु OH आयनों के साथ क्रिया करती है और जिंक हाइड्रोक्साइड बनाती है और Zn 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, ठीक है। और फिर कैथोड पर ये 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं और इस तरीके से HgO जो है उसे Hg में बदल देते हैं, यानी कि उसका अपचयन कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम कहें कि संपूर्ण अभिक्रिया जो है वो क्या हो जाती है, संपूर्ण अभिक्रिया की यदि हम बात करें तो वो संपूर्ण अभिक्रिया जो है वो किस तरीके से बता सकते हैं, Zn HgO और ये है, ठीक है। तो यह जो Zn HgO इस तरीके से हमने इसे यहाँ पर बताया है, तो यह जो है इसका क्या करता है, यहाँ पर अपचयन कर देता है, ठीक है। और अपचयन करने पर इस तरीके से हम बता सकते हैं कि यह जो है, ठीक है, यह जो है वो क्या करता है, इस तरीके से ZnOH में बदल गया और यह HgO जो है वो किस में बदल गया, इसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो है वो इसकी कंप्लीट कार्यप्रणाली को यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। यदि हम कहें तो इसको जो है वो थोड़ा सा और हम आइडेंटिफाई करके लिख सकते हैं। जैसे इसको जब पूरा बना के जब हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, संपूर्ण सेल अभिक्रिया को, जैसे ये यहाँ हुआ Zn, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया, प्लस HgO, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया, प्लस H2O, इस तरीके से। और फिर ये जो समीकरण अपनी बनी ZnOH का होल ट्वाइस प्लस Hg, ठीक है। इस तरीके से हम ये जो समीकरण है वो बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है ये HgO जो है वो जल के रूप में ले लिया, यहाँ पर HgO प्लस H2O जो है दोनों को यहाँ साथ लिख दिया, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि यहाँ पर मरकरी सेल जो है इसमें 1.35 की वोल्ट स्थिर विद्युत उत्पन्न करता है। और इसका कारण क्या है कि यह सेल जो है वो संपूर्ण अभिक्रिया के दौरान आयनों की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होने देता, यानी कि इस सेल को जब हम लगाते हैं तब से लेकर लास्ट खत्म होने तक यह बराबर 1.35 वोल्ट की विद्युत जो है वो देता रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस समीकरण को, जैसा कि मैंने बताया, इसको मैं थोड़ा सा और लिख देता हूँ। ये Zn हुआ प्लस ये H2O प्लस HgO, ये यहाँ हो गया ZnOH का होल ट्वाइस प्लस Hg, ठीक है। इसको हम जो है वो इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कंप्लीट सेल अभिक्रिया, ठीक है। ध्यान रखें यहाँ HgO जो है उसके साथ में H2O जो है वो इस समीकरण के अंदर मिक्स लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम खुले तौर पर इस तरीके से बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आगे देखिए, अगला सेल जो है वो सीसा संचयक सेल, ठीक है। ध्यान रखिए सीसा संचयक सेल जो है वो एक प्रकार का कौन सा सेल है, द्वितीयक सेल होता है। कौन सा सेल होता है, द्वितीयक सेल, ठीक है। द्वितीयक सेल का मतलब है इसमें धारा जो है वो दोबारा हम चार्ज इसे कर सकते हैं।
अब देखिए मोस्टली इसका प्रयोग जो है वो मोटर गाड़ियों में किया जाता है और इसमें जो एक सेल लगा होता है वो 2 वोल्ट विद्युत उत्पन्न करता है। अब हमें कितने वोल्ट का सेल बनाना है उस आधार पर इसके अंदर जो सेल है वो श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। जैसे मान लिया 6 वोल्ट का बनाना है तो 3 सेल जोड़ दिए, अगर 12 वोल्ट का बनाना है तो 6 सेल यहाँ जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें बनावट जो है वो हम देखते हैं। इसके अंदर जो एनोड है वो तो किसका बना होता है, पीबी का, और कैथोड जो है वो किसका बना होता है, पीबी, यानी कि लेड की ही प्लेटें होती हैं लेकिन उस पर लेड ऑक्साइड का आवरण जो है वो चढ़ा होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस सेल में एनोड जो है वो पीबी का बना होता है, कैथोड में क्या होता है, लेड की जो प्लेटें यानी कि पीबी की जो प्लेटें होती है उस पर लेड ऑक्साइड का आवरण जो है वो चढ़ाया हुआ रहता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए आगे, इसमें एनोड और कैथोड जो है उसकी अनेक प्लेटें एकांतर क्रम में व्यवस्थित होती है, मतलब अल्टरनेट। ये जैसे कैथोड हो गया, फिर ये एनोड, फिर कैथोड, फिर ये एनोड, इस तरीके से प्लेटें जो हैं वो एकांतर क्रम में रहती हैं। और ये जो प्लेटें हैं वो एक सैरंध्र प्लास्टिक, मोटा फाइबर जो होता है या मोटा प्लास्टिक जो होता है उसकी होती है। और इन सभी प्लेटों को एकांतर क्रम में हम तनु H2SO4 के विलयन में रखते हैं। ध्यान रखिए तनु H2SO4 का विलयन जो है वो कितना होता है, 38% विलयन होता है। ठीक है, यानी कि 62% जो है वो तो इसमें क्या होता है, वाटर होता है, और 38% जो है वो क्या होता है, H2SO4 होता है। तो इस तरीके से जो सॉल्यूशन बना वो 38% सॉल्यूशन H2SO4 का होता है। और यहाँ H2SO4 जो है वो किसका काम करता है, विद्युत अपघट्य का काम करता है। ध्यान रखेंगे आप इसे, बनावट के अंदर विशेष तौर से ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए इसकी जो संरचना है वो इस तरीके से, देखिए जैसे ये पात्र हुआ मोटा प्लास्टिक का पात्र। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, ये जो है पीबी, ठीक है, और ये अपन को दे दिया PbO2। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है ये छड़ तो किसका काम करती है, एनोड का। ठीक है, पीबी की छड़ है, और दूसरी जो ब्लैक कलर की जो है वो किसका काम करती है, कैथोड का। ध्यान रखें यह PbO2 का आवरण चढ़ाया हुआ है किस पर, पीबी की छड़ पर। और उसके बाद में देखिए ये एकांतर क्रम में, पहले ये प्लेट आ गई, फिर ये आ गई, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, एकांतर क्रम में ये प्लेटें जो है वो इस तरीके से रखी होती है। और ये जो बाहर रखा हुआ है ये है विलयन जो है वो क्या है, H2SO4 का है। ये क्या है, H2SO4। ठीक है, और H2SO4 कितना है, 38% विलयन है। ठीक है, H2SO4 का विलयन जो है वो कितना है, 38% जो है वो विलयन यहाँ पर है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो सेल है वो हम कह सकते हैं द्वितीयक सेल की एक सामान्य बनावट जो है वो हम बता सकते हैं। उसके बाद में आगे इस सेल में अभिक्रिया जो है वो देखिए क्या होती है। एनोड पर यदि हम कहें तो एनोड पर पीबी बना होता है एनोड, और H2SO4 के जो SO4 माइनस आयन होते हैं ये क्रिया करके क्या बना देते हैं, PbSO4, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ त्याग दिए जाते हैं। फिर ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, कैथोड पर, और कैथोड के अंदर जो H+ आयन और HSO4 माइनस आयन और PbO2 ये जो है वो आपस में क्रिया करते हैं और क्या बना देते हैं, PbSO4 यानी कि लेड सल्फेट जो है वो बना देते हैं, और H2O यहाँ बनता है। ठीक है, और टोटल समीकरण यदि हम देखें, टोटल समीकरण जो है वो किस तरीके से बनाई जाती है कि एनोड वाले और कैथोड वाले दोनों को यहाँ जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो जो समीकरण बनेगी वो किस प्रकार से होगी, देखिए सबसे पहले देखिए पीबी, फिर PbO2, ये आपके एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया, और ये विद्युत अपघट्य H2SO4 हो गया। ठीक है, और यह जब इनके साथ क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, 2PbSO4 और 2H2O जो है वो यहाँ बनता है। ध्यान रखें ये जो सेल अभिक्रिया है ये किस समय की है, यह सेल जब डिस्चार्ज होता है, यह सेल जब डिस्चार्ज होता है उस समय की यह अभिक्रिया जो है वो यहाँ पर होती है। ठीक है, उसके बाद में आगे देखिए, जैसे ही सेल जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है, जैसे ही सेल क्या होता है, डिस्चार्ज होता है, यानी कि H2SO4 उसमें अंदर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और जैसे ही ये समाप्त होता है यानी कि इसकी मात्रा कम होती है, इसका घनत्व कम हो जाता है, और इलेक्ट्रोड जो होते हैं उन पर क्या जमा हो जाता है, PbSO4 जमा हो जाता है। अब जब हम इसे वापस रिचार्ज करते हैं
तो रिचार्ज करने पर क्या होता है, अभिक्रिया उल्टी दिशा में चलती है, यानी कि जो PbSO4 होता है वो वापस जल के साथ क्रिया करता है और Pb और PbO2 में बदल जाता है और वापस विद्युत अपघट्य H2SO4 जो है उसका निर्माण यहाँ पर हो जाता है। ध्यान रखेंगे यह अभिक्रिया जो है वो सेल डिस्चार्ज के समय की है, चार्ज के समय की है। और डिस्चार्ज की जो पीछे हमने देखी, डिस्चार्ज के लिए जो समीकरण लिखी जाती है वो इसकी जस्ट अपोजिट, यानी कि यह वाली राशियाँ उधर, यानी कि किस तरीके से Pb प्लस PbO2, ठीक है, प्लस 2H प्लस और 4H प्लस और 2SO4 माइनस 2, ठीक है, ये वाली राशियाँ इधर आ जाती हैं और ये जो बनता है वो इस साइड में आ जाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे दोनों अपोजिट है और इस तरीके से हम इसे बता सकते हैं। दूसरा जो द्वितीयक सेल है वो कौन सा है, निकल कैडमियम सेल। निकल कैडमियम सेल जो है वो मोस्टली फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, पेजर है, इनके अंदर जो है वो काम में लिया जाता है और इसके अंदर जो धारा प्रवाहित होती है वो कितनी होती है, 1.4 वोल्ट होती है। इसमें जो एनोड होता है वो किसका होता है, कैडमियम का होता है और जो कैथोड होता है वो किसका होता है, निकल ऑक्साइड युक्त धात्विक जाली का होता है, जो किसका काम करता है, कैथोड का, ठीक है। और फिर यदि हम कहें कि इसके अंदर जो विद्युत अपघट्य होता है वो क्या भरा होता है, जलीय KOH या KOH का जो विलयन होता है वो भरा होता है, ठीक है। अब इसकी अभिक्रियाएं यदि हम कहें तो देखिए अभिक्रियाएं क्या क्या होती हैं। सबसे पहले यदि हम कहें एनोड पर, तो एनोड पर क्या होता है, CD कैडमियम, यह विद्युत अपघट्य के OH आयनों के साथ जुड़ती है और कैडमियम हाइड्रोक्साइड बना लेती है और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करती है, मुक्त करती है। फिर कैथोड पर बात करते हैं कि निकल ऑक्साइड जो है वो 2H2O के साथ क्रिया करती है, ध्यान रखें, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स इसने त्यागे थे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं और इसको किस में बदल देते हैं, निकल हाइड्रोक्साइड में, और ये OH माइनस आयन बन जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सेल में अभिक्रियाएं जो है वो चलती रहती हैं। ये कंप्लीट अभिक्रिया यदि हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं कि इस तरीके से हम जो है इसको बता सकते हैं, ठीक है। और यह है और यह है, तो इस तरीके से ये कंप्लीट अभिक्रिया सेल की बताई जाती है। आप इस कंप्लीट अभिक्रिया को याद रखेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। उसके बाद में आगे देखिए, जब बैटरी चार्ज होती है तो चार्ज होने पर यह अभिक्रिया अपोजिट हो जाती है, ठीक है। चार्ज होने पर बैटरी क्या हो जाती है, अभिक्रिया अपोजिट होने लगती है। देखिए ये डिस्चार्ज के समय ये इधर है और ये इधर अपोजिट हो जाती है, ठीक है, और ये वाली राशि इधर आ जाती है। तो एक याद रखने पर दूसरी जो है वो हमें ऑटोमेटिक जो है वो याद रह सकती है। तो चार्ज होते और डिस्चार्ज होते दोनों चीज़ें जो है वो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ओके। उसके बाद में आगे ईंधन सेल। अब देखिए ईंधन सेल जो है वो क्या होता है कि जो ईंधन ऊर्जा होती है उसको किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और मोस्टली इसके लिए जो है वो हम H2O2 सेल जो है वो लेते हैं और उसकी सहायता से इसकी कार्यप्रणाली हम समझते हैं। देखिए H2O2 सेल जो है उस क्या होता है, यह यदि हम कहें तो इसमें क्या होता है कि यह जैसे H2O2 सेल है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये है 2 इस तरीके से इलेक्ट्रोड यहाँ लगे होते हैं। ये प्लेटिनम के टाइटेनियम के हो सकते हैं या फिर कार्बन के हो सकते हैं। और इसमें क्या होते हैं, सरंध्र छोटे छोटे छिद्र होते हैं और इनमें जो है वो क्या भरा होता है, प्लेटिनम चूर्ण जो है वो भरा होता है और इनके बीच में जो है वो KOH विद्युत अपघट्य जो है वो भरा होता है, ठीक है। देखिए प्लेटिनम का बारीक चूर्ण भरा होता है और ये जो है किसका काम करता है, अभिक्रियाओं के लिए उत्प्रेरक का काम करता है। और साथ ही ये इलेक्ट्रोड जो होते हैं इनके बीच में अम्लीय क्षारीय जल जो है वो भरा होता है और मोस्टली इसे हम इस तरीके से बता सकते हैं। और ये जो है वो किसका काम करता है, विद्युत अपघट्य का काम करता है, ठीक है, अर्थात विद्युत अपघटन की अभिक्रिया इसमें होती है। फिर हम क्या करते हैं, इस सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है उसे उच्च दाब पर प्रवाहित करते हैं और यह उच्च दाब पर प्रवाहित करने पर छिद्र युक्त जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनके अंदर यह
प्रवाहित होकर विद्युत अपघट्य में चले जाते हैं। छिद्रित युक्त इलेक्ट्रोड से तात्पर्य है कि जो टाइटेनियम के हमने सरंध्र छड़ें ली है, यह उनमें से होता हुआ विद्युत अपघट्य के अंदर जाता है और उनसे क्रिया जो है वो करता है, अर्थात उन्हें उत्प्रेरित जो है वो करता है। अब इसकी जो डायग्राम है वो हम देखते हैं। देखिए, ये यहाँ पर टाइटेनियम की छड़ें हैं, ठीक है, और इनमें जो है वो क्या भरा होता है, इन टाइटेनियम की छड़ों के अंदर जो है वो क्या भरा होता है, प्लेटिनम चूर्ण जो है वो भरा होता है, प्लेटिनम चूर्ण भरा होता है, ठीक है। इधर O2 और इधर H2 उच्च दाब पर इसमें प्रवाहित करते हैं। तो H2 और O2 जो है इन इलेक्ट्रोडों को पार करके यहाँ विद्युत अपघट्य में आ जाती हैं, ठीक है, और विद्युत अपघट्य में आती है और इसके साथ क्रिया करती है और क्रिया करके धारा प्रवाह का काम जो है वो यहाँ पर करती है। ध्यान रखें, एक कैथोड हो गया और एक क्या हो गया, एनोड, और ये जो है वो किसका बना होता है, जैसा कि मैंने बताया, कार्बन या फिर टाइटेनियम का बना होता है, ठीक है। ये जो संरचना है वो किसकी है, H2O2 सेल की है, ठीक है, H2O2 सेल की है। अब देखिए, इस सेल में जो अभिक्रिया होती है वो क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले एनोड पर यदि हम कहें तो एनोड पर क्या होता है, H2, यह है KOH जो OH माइनस आयन होते हैं उनके साथ जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं और इलेक्ट्रॉन फ्री कर देते हैं। फिर क्या होता है कि यह जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फ्री किए हैं यह कहाँ जाते हैं, कैथोड पर, और कैथोड पर जो ऑक्सीजन और जो जलीय विलयन होता है उनके साथ क्रिया करके वापस यहाँ OH माइनस आयन जो है वो यहाँ क्रिएट करते हैं, ये OH माइनस आयन बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए, यह है संपूर्ण अभिक्रिया यदि हम कहें तो इस प्रकार से बता सकते हैं। तो ओवरऑल यदि यहाँ पर कहें तो इस संपूर्ण अभिक्रिया के अंतर्गत जो है वो किसका निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है, और जल का निर्माण जो है वो होना ये बताता है कि इस प्रकार के सेल में किसी भी प्रकार की कोई रासायनिक अभिक्रिया होने के दौरान प्रदूषण जो है वो नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर लगातार इसमें जब H2O2 हम प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा मिलती रहती है। दूसरा इसका क्या है कि प्रदूषण नहीं होता है। और तीसरी बात हम यदि कहें तो इस सेल का विभव जो है 1.299 वोल्ट होता है, ठीक है। और इसके अलावा यदि हम कहें कि इसमें ईंधन के स्थान पर H2 के स्थान पर ये ऑप्शंस यानी कि CH4 है, मेथेन है, एथेन है, ये भी हम प्रयुक्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम कहें कि अभी जो अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम चलाया गया था उसमें जो अंतरिक्ष यान था उसमें विद्युत ऊर्जा के लिए यह ईंधन सेल का प्रयोग किया गया था। ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और पूछा भी गया है कि अपोलो अंतरिक्ष यान में किस प्रकार का सेल जो है वो प्रयुक्त किया गया था। तो हम कह सकते हैं ईंधन सेल या H2O2 सेल जो है वो प्रयुक्त किया गया था। इसके अलावा और अन्य तरीके से देखें तो ईंधन सेल की दक्षता अन्य सेलों की अपेक्षा कितनी होती है, 70% होती है, और अन्य सेलों की कितनी होती है, 40%। तो हम देख सकते हैं दक्षता बहुत अधिक होती है, इसलिए इनका उपयोग जो है वो अधिकता में आने वाले समय में किया जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं हम। आइए अब जो है वो हम आगे संक्षारण देखते हैं। देखिए, संक्षारण जो है उसमें हम ये कह सकते हैं कि जो धातुएं होती है वो वायुमंडलीय नमी और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अवांछित यौगिकों में बदल जाती है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, संक्षारण कहलाती है, ठीक है। अवांछित यौगिक सल्फाइड हो सकते हैं, ऑक्साइड हो सकते हैं, कार्बोनेट हो सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद में देखिए संक्षारण की क्रियाविधि हम देखते हैं। यदि हम कहें कि जो लोहा है उस पर जो जंग लगता है वो भी संक्षारण है। कॉपर धातु की जो परत होती है उस पर एक हरे कलर की परत जमती है, वो भी एक प्रकार का संक्षारण होना ही है। यहाँ हम जो है वो लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया देखते हैं। देखिए, लोहे पर जो जंग लगता है वो एक प्रकार की विद्युत रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर रासायनिक यौगिक बनते हैं और रासायनिक यौगिकों के अंतर्गत जो रासायनिक पदार्थ बनते हैं वो क्या बनते हैं। देखिए, लोहे की सतह पर, ये लोहे की सतह है, वायुमंडल की CO2 आती है, वायुमंडल से नमी आती है H2O, वायुमंडल से ऑक्सीजन आती है, ये सारे आकर यहाँ पर एक परत जो है वो बना लेते हैं और ये परत जो है विद्युत अपघट्य का कार्य करती है। यानी कि यहाँ पर जो पदार्थ बनता है वो विद्युत अपघट्य का काम करता है, ठीक है।
इस तरीके से जो पदार्थ मैंने बताया CO2 प्लस H2O और ये बन गया H2CO3 कार्बोनिक अम्ल। ये इसकी एक परत यहाँ पर बन जाती है, ठीक है। और लोहे के परमाणु किसका काम करते हैं? एनोड का काम करते हैं। एनोड का काम करते हैं अर्थात अपने इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और त्याग कर अपचयन की अभिक्रिया में उन्हें प्रयुक्त किए जाते हैं। इस तरीके से हम कहें तो इस सतह पर एक छोटे विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण बन जाता है, जहां एनोड होता है, कैथोड होता है और विद्युत अपघट्य यानी कि H2CO3 होता है। अब देखिए ये होता क्या है, ये यहाँ पर एक लोहा जो है वो रखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि वायु है, जल है, इसके अलावा CO2 जो है वो आती है और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विद्युत अपघट्य निर्मित कर लेती है H2CO3 का जो मैंने बताया, ठीक है। फिर क्या होता है कि यह आयरन जो होता है, लोहा जो होता है वह अपने इलेक्ट्रॉन त्यागता है और Fe+2 में चेंज हो जाता है, अर्थात यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण हो जाता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर जिसने त्यागे हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं और ऑक्सीजन और ये जो जल के जो H+ आयन होते हैं इनके साथ क्रिया करके यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या कर देते हैं? अपचयन। तो ये वाला हिस्सा कैथोड बन गया, ये वाला हिस्सा एनोड बन गया और विद्युत अपघट्य के रूप में ये जो H2CO3 है वो काम करता है। तो एक तरीके से एक छोटे विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण यहाँ पर हम कह सकते हैं हो जाता है। फिर क्या होता है कि यह जो Fe+2 आयन बने हैं, ये Fe+2 आयन जो होते हैं यह क्या करते हैं? ऑक्सीकृत होते हैं और ऑक्सीकृत होकर Fe+3 में बदल जाते हैं। और फिर ये Fe+3 में जैसे ही बदले, ये Fe+3 इन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके यहाँ पर क्या बनाती है? Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। और ये फेरिक ऑक्साइड जल के साथ जुड़ता है और लाल भूरे रंग का ये पाउडर बना लेता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। तो इस तरीके से इस चित्र के माध्यम से हम इन्हें समझा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो अभिक्रियाएं हैं वो कैसे होती है। सबसे पहले देखिए एनोड पर लोहा धातु जो है उसका क्या होता है? ऑक्सीकरण और इलेक्ट्रॉन त्याग दिए जाते हैं। फिर चलते हैं कैथोड के पास। कैथोड पर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो जाते हैं और जल की बूंद में जो H+ आयन होते हैं उसका क्या कर देते हैं? अपचयन कर देते हैं, ठीक है। जल की बूंद में जो H+ है उसकी उपस्थिति में ऑक्सीजन का क्या करते हैं? अपचयन कर देते हैं। देखिए कैसे, ये H+ जो जल के द्वारा आए हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो एनोड से आए हैं और ये ऑक्सीजन वायुमंडल के द्वारा। तो इस ऑक्सीजन का अपचयन करते हैं और इसे क्या बना देते हैं? H2O के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए कुल अभिक्रिया यदि हम कहें तो वो क्या होती है? आयरन है, H+ है, O2 है और इस तरीके से Fe+2 जो है वो निर्मित हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में यदि हम कहें कि आगे ये जो Fe+2 है, ये जो Fe+2 हैं, ये Fe+2 जो हैं वो और ऑक्सीकृत होते हैं और किस में बदल जाते हैं? Fe+3 में। और ये Fe+3 जो है वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है और क्या बनाती है? Fe2O3, ठीक है। और ये जो Fe2O3 बनी है, ये Fe2O3 ये जल के अणुओं के साथ क्रिया करती है और क्या बनाती है? Fe2O3.X H2O का लाल भूरा पाउडर बनाती है। ये लाल भूरा पाउडर जो है वो क्या कहलाता है? जंग जो है वो कहलाता है, ठीक है। देखिए ये जल योजित होकर कौन? Fe2O3 ये क्या बनाती है? लाल भूरे रंग का पाउडर, जिसे हम क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। देखिए इस तरीके से पहले तो यह Fe2O3 में कन्वर्ट हो गया, फिर ये Fe2O3 जो है वो जल के साथ इस तरीके से ये बनाता है। ये जो है इसे हम कहते हैं जल योजित फेरिक हाइड्रोक्साइड अर्थात जंग। तो इस तरीके से जंग जो लग जाती है और हम कह सकते हैं लोहे का संक्षारण हो जाता है। तो आप जो है वो इसे अच्छी तरीके से याद रखेंगे। लोहे के संक्षारण की क्रियाविधि, लोहे पर जंग लगने की क्रियाविधि, ये अक्सर पूछी जाती है। और जंग का सूत्र, रासायनिक सूत्र जो है वो भी ध्यान रखेंगे। और एक बात और ध्यान में रखेंगे, जंग लगने पर लोहे का भार जो है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। अब देखिए संक्षारण जो है उससे बचने के क्या क्या उपाय हैं। तो संक्षारण जो है उससे बचाने के उपाय, सबसे पहला क्या है कि जो धातु होती है उसकी सतह पर हम क्या करें? ऑयल है यानी कि तेल है, पेंट है या ग्रीस का लेप कर देते हैं, ताकि नमी जो है उसके संपर्क में नहीं आए। दूसरा तरीका क्या होता है कि जो धातु होती है उसकी सतह पर अन्य सक्रिय धातु जो है उसकी परत चढ़ा दें। और
परत चढ़ाने पर क्या होता है कि यह सक्रिय धातु अपना ऑक्सीकरण पहले ही कर लेती है और उस धातु की रक्षा कर देती है। यानी कि जैसे लोहा है, अब लोहे की धातु पर हमने जिंक धातु की परत चढ़ा दी तो जिंक धातु की क्रियाशीलता ज़्यादा होती है और वो लोहे से पहले इलेक्ट्रॉन त्याग देती है और इस तरीके से लोहा जो है उस पर जंग नहीं लगता है। तो लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जिंक धातु की जो परत चढ़ाती है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? गैल्वेनीकरण कहा जाता है। एक अन्य तरीका और है, अधिक सक्रिय धातु जो है उसका उत्सर्ग इलेक्ट्रोड उपलब्ध करवा लिया जाता है और जो स्वयं संक्षारित होकर वस्तु की क्या करती है? रक्षा करती है। और इसको हम क्या कहते हैं? कैथोडिक संरक्षण कहते हैं। यानी कि इसमें क्या करता है कि जो धातु होती है उसके बराबर एक इलेक्ट्रोड और काम में ले लिया जाता है और यह इलेक्ट्रोड जो है वो किसका बनाया जाता है? सक्रिय धातु का। सक्रिय धातु मतलब सीरीज में ऊपर आने वाली। तो वो सक्रिय धातु क्या करती है? अपने इलेक्ट्रॉन पहले त्यागती है और अपना ऑक्सीकरण जो है वो कर देती है और इस तरीके से जो लोहा है वो संक्षारित होने से रह जाता है, उस पर जंग नहीं लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस आज की वीडियो में संक्षारण क्या होता है उससे रोकने के उपाय देखें। इसके अलावा हमने बैटरियाँ, प्राथमिक और द्वितीयक बैटरी यह देखी और उसके अंतर्गत जो है वो हमने मुख्य रूप से सेल जो है वो देखें और H2O2 सेल जो है उसकी कार्यप्रणाली, बनावट आदि सारी चीज़ें हमने देखी। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाला लेटेस्ट वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।